हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। हम्म ये वीडियो आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, कुछ आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पेरेंट के कॉल आए हैं, टीचर्स के कॉल आए हैं एंड दे वांट टू नो कि उनके जो बच्चे हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं or and I am especially talking about the aspirant who are going with the upcoming NEET examination and JEE. भावी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जो अभी होने जा रहे हैं, तो उनके एग्जाम भी नज़दीक हैं। उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, उनके पेरेंट उनके लिए परेशान हैं थोड़ा, और टीचर भी कुछ पूछ रहे हैं। They are concerned about ki and you the students are also concerning about the same thing। तो ये दो चार लोगों के जो सेम क्वेरी रही, इसको लेकर हमने सोचा कि कुछ आपसे बात करते हैं और आपको कुछ इस तरीके के कुछ टिप्स देते हैं, कुछ इंसाइट्स आपको देते हैं। तो जो कॉमन कंप्लेन हमने पाई वो ये रही कि बच्चे जानते तो सब हैं, कंसेप्ट तो उन्हें सारे क्लियर हैं, still they are unable to attempt all the questions। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सपोज करिए आपके 6,500 यानी 650 के आसपास आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप उसमें से काफी सारे छोड़ देते हैं आने के बावजूद, है ना। जैसे पुराने जो एक्सपीरियंस बताए शेयर किए स्टूडेंट्स ने, तो कह रहे थे कि मैम हम सपोज करिए हमें 6,500 या 650 क्वेश्चंस आया है और हम उसमें से 550 कर पाए, 550 कर पाए, 575 कर पाए, और हमारे जो बाकी के छूट गए, घर आके पता चला कि वो तो हमको आते थे। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। और यहाँ तो एक एक क्वेश्चन से मेरिट काउंट होती है, बहुत ऊपर नीचे पहुंचती है, रैंक बदल जाती है, और आप ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस छोड़ के आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी बताया कि वो कर दिया, जो लग रहा था बिल्कुल ठीक है, वो क्वेश्चन कर दिया बट दैट वाज रॉन्ग, घर आके पता चला कि वो गलत है। ऐसे ही जो बच्चे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं कि मॉक टेस्ट में भी उनको सेम प्रॉब्लम आ रही है। वो उस समय अटेम्प्ट करते हुए बिल्कुल उन्हें लग रहा होता है कि हमें आता है, तो या तो वो एट द मोमेंट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, या तो वो तब भूल जाते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता है, या वो कर चुके होते हैं, बाद में पता चलता है गलत हो गया या छूट जाता है ना। टाइम बाउंडेशन वहाँ भी है मॉक टेस्ट में भी। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो नीट एस्पायरेंट के साथ और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आ रही है। और ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं। तो कोई नई समस्या नहीं है। इस पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको कुछ टिप्स, आपको कुछ एडवाइस, कुछ इंसाइट में यहाँ पे देना चाहूंगी। आई होप ये आपकी मदद करेंगे, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं सेंसिटिवली। तो सबसे पहले तो द फर्स्ट पॉइंट आई एम शेयरिंग विद इज ड्रॉप दोज पैनिक टेंट्रम्स। आप लोग ना एक हड़बड़ी में रहते हो, आप लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कंपटीशन बहुत बड़ा है, और अगर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो और जैसे कहते हैं ना कि मतलब जैसे चीजें खत्म हो जाएंगी अगर ये चांस नहीं मिला, और इसमें कोई कोई स्लैकनेस हो गई, कोई लापरवाही हो गई, है ना। तो एक जो पैनिक कंपटीशन वाला जो एक ऑरा है, जो वो पैनिक क्रिएट रहता है दिमाग में, वो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। एंड दैट्स व्हाई आई more of the time say calmness gives you a stable mind। जब आप काम होते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपके जो माइंड है वो स्टेबल होता है। स्टेबल होता है तो आप बहुत शांति से सोच पाते हैं उस चीज को, आप बहुत सोच समझ कर आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप उसको थॉरोली रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पैनिक कंडीशन में होते हो
तो आपका जो ब्रेन, एक तरीके से ब्रेन आपका जो कहेंगे कि ओरिएंटेशन है, वो एक हड़बड़ाहट लिए हुए होता है। और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, अपना ये जो पैनिक एटीट्यूड है, एक जो ये हड़बड़ाहट है, इसको आपको ड्रॉप कर देना है। ये आपको बहुत अधिक मदद करेगी। ठीक, जो पॉइंट है वो होती है एम्ब्रेस प्रोएक्टिव माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ चेक गिव बेटर इंसाइट। प्रोएक्टिव माइंडसेट क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, आप जब भी किसी भी कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है। वो पिक्चर कैसी होती है, आप ये सोचिए। वो पिक्चर ऐसी होती है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि परीक्षा में बैठने वाले हैं, बहुत सारे, और जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। सपोज करिए 6 लाख of the students are fighting for the competition and seats are just below the 1,000 or approximately near the 1,000, यानी 6 लाख में से 1,000 सीट्स हैं, तो मेरे हिस्से में कितनी आई, राइट? और ये मेरे हिस्से में कितनी आई के लिए आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता है। आपका दिमाग आपको ऑटो मोड पे ही जो है ये आपको चिंता में डाल देता है, आपको एक घबराहट में डाल देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक अंदर एक एंजाइटी पैदा हो जाती है, एक स्ट्रेस पैदा हो जाती है, और एक फ्यूचरिस्टिक फियर पैदा हो जाता है, राइट? तो माइंडसेट, ये जो माइंडसेट है इसको कहा जाता है रेट्रोएक्टिव माइंडसेट। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्रोएक्टिव माइंडसेट की। प्रोएक्टिव माइंडसेट क्या होता है? देखिए, आपको, आई एम नॉट सेइंग कि पॉजिटिव सोचो, मोटिवेट रहो। I am not saying for that. I am technically giving you a sound trick and that is the self check. आपको क्या करना है? आप ये देखिए कि आपका कंपटीशन आपसे क्या चाहता है। आपका कंपटीशन आपके अंदर क्या क्या स्किल्स और क्वालिटी चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पूरी तरह से दोहरा लिया है, आपको सारा कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया है क्या आपको सब समझ में आ गया है जो भी टीचर्स ने समझाया है? आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या रही है, आपका टाइम टेकन कितना रहता है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, आप कितने ईमानदारी से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए आपने घर से बाहर कदम निकाला है। यानी क्या आप वास्तव में इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, क्या आप वास्तव में डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके, या आप किसी के कंपटीशन में आके, आप किसी की हिड़स में आकर के, है ना, किसी से ईर्ष्या करके, या आप किसी से किसी तरीके की प्रतियोगिता रख करके, उस चक्कर में तो नहीं है आप किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए निकल पड़े हैं, राइट? तो ये चीजें, आप इसको हम कहते हैं सेल्फ चेक। तो आप देखिए, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन आपसे चाहता क्या है। ठीक है, तो एक कंपटीशन आपसे क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि आपने ठीक से तैयारी करी हो, आप ईमानदारी से जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसे प्राप्त करना चाहते हो, आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो, आपने ठीक से मॉक टेस्ट वगैरह दिए हो, और आपने ठीक से क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करे हो, आपकी टाइमिंग और प्रैक्टिस और आपकी स्पीड अच्छी हो। यदि ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। You just have to hit only one seat. तो आपको क्या मतलब हो जाता है कि 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 7 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, पूरी दुनिया बैठ रही है, यू जस्ट रिक्वायर वन सीट। और मैं आपको एक बात बताऊं, बिलो द सरफेस, बैक ऑफ द डोर, द रियलिटी इज दैट, मैं फिजिक्स के ही टीचर से बात कर रही थी, मिस्टर आर.डी. सारन, वो आप उनसे पढ़े होंगे, आपने उनका नाम सुना होगा। तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी, तो ही वॉज कंप्लेनिंग मी अबाउट दी, ही वॉज वरीड एक्चुअली, नॉट कंप्लेनिंग, डिसअपॉइंटेड थे थोड़े। एंड ही वॉज सेइंग कि क्या होता है मैम कि बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, पढ़ने आते हैं, 2-3 महीने ठीक से पढ़ते हैं, फिर 1-2 क्लास छोड़ना शुरू करते हैं, फिर बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। तो मतलब वो कह रहे थे कि 80% बच्चा डिस्ट्रैक्ट रहता है, राइट? तो यहाँ मैं उन बच्चों के लिए
उनको एक होप देना चाहूंगी जिन्होंने सेल्फ चेक किया है, जो अपने कंपटीशन के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगी यहाँ पे कि 80% बच्चे तो आपके कंपटीशन से अपने आप आउट हो गए। नो मैटर दे आर अटेम्प्टिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, है ना, वो बैठेंगे परीक्षा में, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं भी नजदीक नहीं होंगे, वो कहीं भी आपके आसपास नहीं ठहरेंगे। तो आपका कंपटीशन ऊपर के 20% में रह जाता है ना। तो टेक्निकली आपकी इस एंजाइटी को आप कम कीजिए। डिस्ट्रैक्शन आज के समय में इतना ज्यादा है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन से मिस्टर आर डी सारन वॉज कम्प्लीटली राइट, है ना। इतना डिस्ट्रैक्शन में आप लोग रहते हो कि ठीक है, तैयारी करने तो घर से सब निकलते हैं, बट ईमानदारी से कौन तैयारी कर रहा है, कौन ईमानदारी से डॉक्टर बनना चाह रहा है, वो संख्या बहुत कम है। तो वो संख्या कम है तो आपका कंपटीशन उन्हीं के साथ रह जाता है, राइट। तो आपको जो एक ये बहुत सारे स्टूडेंट बैठेंगे, बहुत कम सीट है, ये भी पैनिक क्रिएट करता है ना। और ये आप क्या होते हो, आप कंडीशन के गुलाम हो जाते हो। दैट इज कॉल्ड रेट्रोएक्टिव माइंडसेट, एंड रेट्रोएक्टिव माइंडसेट इज ऑलवेज नेगेटिव इन योर लाइफ, है ना। ये आपको बहुत आगे नहीं बढ़ने देता है, आपको रोकता है, आपको बहानेबाज बनाता है। तो आपको क्या रखना है, प्रोएक्टिव माइंडसेट रखना है। अपने आप को चेक करो, अपनी डायरी बनाओ, उसमें देखो, अपने आप से पूछो कि ईमानदारी से मैंने कितनी अच्छी तैयारी करी है और किस तरह करी है, कितने टेस्ट दिए हैं, कितना मैंने स्कोर किया है रेस्ट ऑफ द ईयर, द होल ऑफ द ईयर। तो ये एक प्रोएक्टिव माइंडसेट की तरफ आपको टर्न हो जाना है। दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट, कट योर फटीग इफेक्ट, है ना। आप लगातार 2 साल से पढ़ रहे हैं और आप इतना ह्यूज सिलेबस पढ़ रहे हैं, और अभी क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है और अभी तो आपने और स्पीड बढ़ा दी होगी पढ़ने की, तो जो दिमाग है जब वो एक ही जैसी टनल लाइक सिचुएशन में रहता है ना, तो एक हिप्नोटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, थकान होती है, फटीग जिसको कहते हैं, और वो थकान आपकी परफॉर्मेंस को कट करती है, डाउन करती है। जिन चीजों को आप बहुत फ्लो में अच्छे से कर सकते हो, यदि शांत दिमाग से सोचो, तो उन्हीं चीजों में आप गलती कर जाते हो। तो आपको क्या करना है, ये फटीग इफेक्ट को कट करना है। रिलैक्सेशन पुल्स पॉजिटिव ब्रेन केमिकल्स। जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके पॉजिटिव हैप्पी केमिकल्स निकलते हैं ब्रेन से, और आपकी जो फटीग है वो रिड्यूस होती है और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। फटीग इफेक्ट को कैसे कम करेंगे, स्पेशली जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस सेट वहां पर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तब तो आपको टाइम की बाउंडेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप जनरल स्टडी कर रहे हैं तो आप 30 मिनट स्टडी करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 30 मिनट स्टडी करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे करते करते आप स्टडी टाइम बढ़ाइए। आप 45 मिनट स्टडी करिए, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे आप फिर 50 मिनट स्टडी करिए, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो इससे आपका फटीग इफेक्ट जो है वो कंट्रोल रहेगा और आप एक फटीग लूप में नहीं फंसेंगे, राइट। अभी हाल ही के दिनों में अगर मैं बताऊं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, 17 तारीख को आपकी परीक्षा है, तो आपको अभी क्या करना है, आपको भी कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, और आपको सिर्फ दिन में एक अपना पूरा सेट, केवल वही आपको अपने को, उसी को आप अटेम्प्ट कीजिए, उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा आप किसी प्रकार का बर्डन मत लीजिए। जितनी आपको तैयारी करनी थी आप कर चुके हैं, अभी कुछ भी नया सीखेंगे हड़बड़ी में तो वो आपको गड़बड़ी करेगा। तो ऐसे में आपको क्या कर लेना है, बहुत रिलैक्स रहना है, थोड़ा सूदिंग म्यूजिक भी सुन सकते हो। और यही सब कुछ नहीं है, दिस इज नॉट द लास्ट गोल एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये भी एक बात बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखनी है ना। क्योंकि डॉक्टर होना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं हो जाता है, इंजीनियर होना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं हो जाता है। एक बेहतर, मजबूत और बहादुर इंसान होना भी मायने रखता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करेंगे और ईमानदारी रखेंगे अपने साथ, है ना। ये तो मैंने देखो प्रीवियस उसमें बताया आपको, जब आप अपने साथ ईमानदारी रखते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर कर रहे होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा चिंता और पैनिक भी इन्हीं लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रिमेम्बर इट, है ना। जो बच्चा बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा है और जो बहुत तरीके से जिसने स्टडी करी है सिस्टमैटिकली, वो इतना ज्यादा पैनिक भी नहीं होता है। तो इसलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी कट करना है, कट योर फटीग इफेक्ट। नेक्स्ट,
ऑब्जर्व योर टीचर्स अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या है, जब आपका टीचर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, जब वो किस तरीके से वो न्यूमेरिकल्स को, वो डेरिवेशंस को, वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हिट कर रहे हैं जो आपसे पूछी जाती है, जो जो आपको समझनी है, तो आपको अपने टीचर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना होता है। कभी कभी क्या होता है, आप हो सकता है टीचर आपको अपनी अप्रोच बता दे, बट मैनी ऑफ द टाइम्स वो उसकी बड़ी इंडिविजुअल और अस्पष्ट सी अप्रोच होती है, मतलब उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी अप्रोच क्या है, तो वो आपको ऐसे बता नहीं सकते हैं उसको। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपका टीचर कैसे सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को। तो यदि आप इस चीज को बहुत ध्यान से कीनली ऑब्जर्व करेंगे कि टीचर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय किस एंगल से और किस तरीके से क्या स्टेप्स लेकर के इसको आगे बढ़ते हुए सॉल्व करते हैं, तो वही अप्रोच आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी, राइट। बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्लो में हम लोग सीख जाते हैं, मीन्स वी आर नॉट स्पेसिफिकली एफर्टिंग फॉर दैट बट स्टिल वी आर लर्निंग दैट। तो जब आप अपने टीचर को कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो आपको पता चल रहा होता है कि सर इसके बाद या मैडम इसके बाद क्या करती हैं, किस तरह से शुरू करती हैं, क्या उनका अप्रोच है इस प्रॉब्लम को देखने का। तो केयरफुल मिररिंग आल्सो वर्क्स, आप अपने टीचर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और ये आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में भी काम आएगा। आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे सर होते या मैडम जिनसे आप पढ़ रहे हैं तो वो किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो इस तरीके से वो आपको बहुत मदद करेगी। टीचर को ऑब्जर्व करें सॉल्व करते समय, ऑब्जर्व, अब ऐसे ऑब्जर्व नहीं कि टीचर ने क्या शर्ट पहनी है, क्या घड़ी पहनी है और घर में मचा दो क्रांति की, भाई वो तो राडो की वॉच पहनते हैं, वो तो H&M के ट्राउजर पहनते हैं, भाई वो चाहिए। समझ रहे हैं, तो ये आजकल के बच्चों की बड़ी समस्या है, इन्हें कुछ बताओ ये अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करके फिर मजे लेने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जर्व योर टीचर्स अप्रोच, इट हेल्प्स यू अ लॉट है। केयरफुल मिररिंग आल्सो वर्क्स, दैट्स आई से मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक ये बात हो गई। तो अब इसने 4 पॉइंट्स पे आप इन पे काम कर लो। पैनिक नहीं होना है, आपको प्रोएक्टिव माइंडसेट रखना है, अपने टीचर्स को ऑब्जर्व करना है कि वो जब समझा रहे हैं तो किस तरीके से समझा रहे हैं, और अलावा इसके आपको बीच बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन भी रखना है, सेल्फ चेक करना है। बस इसके साथ आपका काम हो जाएगा, और कोई दिक्कत है तो फिर बताइएगा, फिर एक वीडियो बना देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, बहुत अच्छे से कर पाएंगे सब, और कुछ नया नहीं सीखेगा। फाइन। तो चिंता कैसी, बढ़िए आगे और दीजिए एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू लक।